हिंद। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। और आज मेरा अंतिम वीडियो होगा इसका नंबर सिस्टम का, क्योंकि नंबर सिस्टम में जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया। अब भी अगर आप लोग को कोई चीज़ में डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए, आपका हमेशा स्वागत है। और मैं आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो रेलवे 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 200 तक कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, 2 तथा 3। यहाँ दो तरह का भाषा हमेशा एग्जाम में यूज करता है, 2 या 3, या एक भाषा होगा 2 या 3 और एक दूसरा भाषा होगा 2 तथा 3। दो तरह का भाषा यूज होता है, तो दोनों का बनाने का तरीका अलग अलग है। 2 या 3 कहने का मतलब हुआ कि 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए या दोनों से भी कट जाए। लेकिन 2 तथा 3 कहने का मतलब हुआ जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो जिस समय हम विभाज्यता के नियम बता रहे थे उसमें स्पेशल नियम जो बताए थे उसमें हम बताए थे कि कोई भी संख्या यदि सहअभाज्य संख्या कोई भी सहअभाज्य संख्या है तो उसमें अगर दोनों से कट रहा है तो उसके गुणनफल से भी उसको कटना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, जिसके एग्जाम्पल में हम 2 तथा 3 दिए थे। ठीक है, तो 2 तथा 3 जो है सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इसका महत्तम समापवर्तक 1 है। तो कोई संख्या 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, क्योंकि यहाँ तथा लगा हुआ है तो पूछ रहा है दोनों से विभक्त, 2 तथा 3 दोनों से। तो कोई भी संख्या जो 2 से भी कटे 3 से भी कटे वो 6 से भी कटेगा। हम आपको 6 से कटने के नियम में भी बताए थे, और साथ साथ सहअभाज्य संख्या जब बता रहे थे उसमें भी बताए थे कि जब भी सहअभाज्य संख्या रहे तो उसके गुणनफल से कटता है। ठीक है, तो पूछ रहा है 1 से लेकर 200 तक कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से कटे। जब दोनों से कटे की बात है मतलब 6 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले 200 तक निकालना है, तो 200 में हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आता है आपका 33 आएगा। ठीक है, 33 मतलब 33 संख्याएं ऐसे हैं जो 2 तथा 3 दोनों से कटे। 2 तथा 3 कहने मतलब जो 6 से कटे। तो हम ये डिवाइड क्यों किए, क्योंकि हर एक 6 के अंतराल पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा। फिर 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा। तो 6 के अंतराल पे ये कट रहा है, तो हम इसमें सिर्फ ये निकालना चाह रहे हैं कि 6 के कितने अंतराल बनेंगे। तो 6 के टोटल 33 अंतराल बनेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 33वां नंबर आएगा। ये जैसे ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, इसी तरह ये 33वां रो होगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 शेष है, मतलब 2 चीज है जो कि नहीं कटेगा, 99 और 100। यहाँ रहेगा 98। तो सबसे लास्ट जो होगा कटने वाला वो 98 होगा, 198, 199, ये 200। सबसे लास्ट जो कटने वाला होगा वो 198 होगा, और सबसे पहला जो कटने वाला है वो 6 होगा। तो ये 6 के अंतराल पे आएगा। 6 कितने होंगे 6 के अंतराल, तो टोटल 33 होंगे। तो हम बताएंगे कि 1 से 200 के बीच जो संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों यानी कि 6 से कटे वो 33 होंगे। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछे 2 या 3, अगर या दे दे, ठीक है, हम उसको देखते हैं। अगर या रहे, या रहे, अगर या दिया रहे तो इसका मतलब हुआ कि 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 से कटने का क्या नियम है, इसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 रहे, तो 200 में 2 से भागा दे दीजिए तो 100 में ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब 100 संख्याएं ऐसे हैं जो 1 से लेकर 200 के बीच 2 से कटेंगे। ठीक है, इसी तरह 200 में 3 से भाग दे दीजिए तो ये पता चल जाएगा कि कितने संख्याएं हैं जो कि 3 से कटने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि टोटल 66 संख्याएं ऐसे हैं जो 3 से कटेंगे। तो देखिए टोटल 2 से कटने वाले 100 हुए, 3 से कटने वाले 66 हुए,
2 या 3 से कटने वाले कितने हैं? तो कुछ संख्याएं इसमें ऐसे हैं जो कि 2 और 3 दोनों से कट रहा है। 100 संख्याएं में वो भी काउंट हो चुका है जो 3 से कट रहा है, और जो ये 66 है इसमें वो भी काउंट हो रहा है जो 2 से कटने वाला है। जैसे ऐसे समझिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक देखिए, ये 6 जो है ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और ये तो जब गिनती करने लगे 2 वाले काउंटिंग में भी आ गया, 3 वाले काउंटिंग में भी आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा। टोटल हमें कितने संख्याएं हैं निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि 2 का जितना काउंटिंग है, 2 से कटने वाला जितना नंबर है और 3 से कटने वाला जितना नंबर है, दोनों को ऐड कर देंगे 100 प्लस 66, और इसमें माइनस कर देंगे किसको, जो दोनों से कटने वाला है। तो दोनों से कटने वाला मतलब 6 से कटने वाला, तो 6 से कटने वाला होगा 33, तो हम इसमें 33 माइनस कर देंगे तो आएगा 133। तो हम बोलेंगे 133 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 या 3 दोनों से कटे, और अगर तथा रहे तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी 2006 का पूछा हुआ है। यदि किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही घुमाकर पूछा गया था। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या हो कि कोई भी संख्या है जिसको 7 से गुना किए तो प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हुआ। तो जब हम 7 से कटने का नियम बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि अगर कोई भी संख्या लगातार 6 बार रिपीट कर जाए तो वो संख्याएं 7 से कट जाती है। ठीक है, तो कोई भी संख्या में 7 से गुना किए तो प्रत्येक अंक 3 आया, इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 3 आया है ये जरूर 6 बार आया होगा, तभी ये 7 से पूरा पूरा कटेगा। वो संख्या क्या है वो तो हमें मिल गया। अब बोल रहा है कि सबसे छोटा संख्या क्या है जिसमें कि गुना करने पे आए, तो इसमें हम 7 से भाग दे देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे भागफल क्या होगा, क्योंकि भागफल में ही हम मल्टीप्लाई करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं, तो मेरा ये भाज्य मिल जाता है। तो चूंकि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ये, क्योंकि गुणनफल आया है 7 और वो संख्या को गुना करने पर ये संख्या मिला है, तो शेषफल 0 होगा, मतलब इस दोनों को गुना करने पे ये आएगा। तो हम इसमें भागा दे देते हैं। 7 से जब भाग दिए तो आ जाएगा 7 चौके 28, 7 चौक 28, और 13 में से 8 गया तो 5, 3 53, 7 सत्ते 49, 13 में से 9 गया तो 4, ये कटा, अगला 3 उतरा, 7 छक 42, एक शेष, एक 3 और उतरा, 7 इकाई 7, ऊपर 3 63, और सतनामा 63। वो कौन सी संख्या है जिसमें 7 से गुना करने पे सभी अंक 3 प्राप्त हो जाए, तो वो यही संख्या है, सबसे छोटा यही संख्या है जिसमें 7 से गुना करेंगे तो सभी अंक 3 प्राप्त हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट? जब हम 7 का नियम पढ़े थे, 7 से कटने का नियम, तो उसमें 2 तरह का नियम पढ़े थे। तो पहला नियम यही था कि कोई भी संख्या अगर लगातार 6 बार रिपीट कर जाए तो वो संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित होती। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एसएससी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें, 65 से भाग दें, तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, इसका सबसे पहले आप ट्रिक देख लीजिए, इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 13 से भाग दे रहे थे, फिर भागफल को 5 से भाग दे रहे थे, और दोनों को गुणा कीजिए तो गुणनफल आपका 65 आएगा, बाद में हम 65 से भाग दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि पहले कोई चीज से भाग दिए, फिर भागफल को हम किसी और संख्या से भाग दिए, और बाद में हम उसके गुणनफल से भाग दे रहे हैं, तो पूछ रहा है कि शेषफल क्या हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कीजिए, पहले जिससे भाग दे रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट में जो शेषफल आया है उससे, और ऐड कर दीजिए पहले शेषफल को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम भाजक इंटू अंतिम शेष
प्लस प्रथम शेष। ये इसका समझ लीजिए एक तरह का ट्रिक है, ठीक है। हम इसका भी प्रूफ देते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो प्रथम भाजक यहाँ पे क्या है 13, अंतिम शेष क्या है 3, जोड़ इसमें हो जाएगा, प्रथम शेष कितना है 1 मतलब 40। तो 65 से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर जो होगा शेषफल ये 40 बचेगा। अब हम ऐसा क्यों हुआ इसका हम देखते हैं प्रूफ। तो देखिए कोई भी संख्या है जिसमें 13 से भाग दिए तो एक शेष बचा, तो वो संख्या जरूर 13Q+1 रहा होगा। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि भाग दिए तो कुछ ना कुछ भागफल आया होगा, ठीक है। मान लेते हैं वो भागफल Q आया, तो हम क्या लिखेंगे भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो मेरा वो संख्या ये, ठीक है। अब इस भागफल में हम दे रहे हैं भाग 5 से, तो हम Q को लिखना चाह रहे हैं 5 गुणे दूसरा कोई नया भागफल आएगा, जब हम Q में 5 से भाग देंगे तो नया भागफल आएगा, मान लेते हैं वो भागफल R आया, तो हो गया 5R अब प्लस शेषफल बचा 3, ठीक है। तो अब इस Q का वैल्यू जो है 5R प्लस 3 ये इसमें हम पुट कर देते हैं, तो आता है क्या 13 5R प्लस 3 प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 65R प्लस 13 गुणे 3 प्लस 1। तो देखिए अब बोल रहा है कि दोनों के गुणनफल से हमें भाग देना है, तो 65 से भाग देना है, तो 65 से जब हम भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा क्योंकि इसमें 65 मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर अब यहाँ पे देखिए ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, तो 65 से ना ये कटने वाला है ना ये कटने वाला है, तो जब नहीं कटने वाला है तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं, 13 गुणे 3 प्लस 1, जो ये नहीं कटने वाला है यही मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 33 39 और 1 40। इसीलिए हम बोले थे पहले जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें हम अंतिम शेषफल को गुणा करेंगे और अंतिम शेषफल को गुणा करने के बाद जो पहला शेषफल था उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया तो उसी पे आधारित रेलवे ने 2006 में एक क्वेश्चन पूछा था, एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से भाग देने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचता है, यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ये क्वेश्चन एक बार में तो समझ में नहीं आने वाला है, पहले एक बार पढ़ लीजिए तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले है कि कोई एक संख्या है जिसमें क्रम से भाग दे रहे हैं, पहले हम 9 से भाग दे रहे हैं, जो मेरा भागफल आया उसमें हम 11 से भाग दे रहे हैं, फिर से जो भागफल आया उसमें हम 13 से भाग दे रहे हैं। तो पहले जब 9 से भाग दिए तो मेरा शेषफल 8 बचा, जो भागफल आया उसमें 11 से भाग दिए तो शेषफल मेरा 9 बचा, उसके बाद जो मेरा भागफल आया उसमें हम भाग दिए 13 से तो उसका शेषफल 8 बचा। तो बोल रहा है यदि विभाजकों का क्रम, विभाजकों बोलिए या भाजकों बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। विभाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उसको भी विभाजक भी बोलते हैं और भाजक भी बोलते हैं। यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, विभाजकों का क्रम मतलब पहले 9 से भाग दिए थे, 11 से दिए थे, तब 13 से दिए थे, अब बोल रहा है कि पहले 13 से भाग दीजिए, फिर 9 से दीजिए, 11 से दीजिए, फिर 9 से दीजिए। अगर क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, इस कंडीशन में शेष क्या बचेगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अगर पिछला समझ गए हैं तो उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसका जो भागफल है ये x आया होगा, इसका जो भागफल है वो y आया होगा, और लास्ट वाला भागफल हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि 1 आया होगा, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि 1 ही आया होगा, कुछ भी आया होगा, मान लेते हैं कि 1 आया होगा, क्योंकि इसके आगे भाग नहीं देना है इसीलिए हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि कोई एक संख्या है, कोई एक नंबर है, इसमें हम भाग दिए हैं 9 से, मेरा भागफल आया है x और मेरा शेषफल जो आया है वो आया है 8। अब इस x में हम भाग दिए हैं किससे 11 से, तो मेरा भागफल आया है कुछ y और मेरा जो रिमाइंडर आया है वो आया है 9। अब इस y में हम भाग दिए हैं, भागफल में y में भाग दिए हैं 13 से, तो मेरा भागफल आया है 1 और मेरा रिमाइंडर कितना आया है 8। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे भाजक पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है, तो हम y आराम से निकाल सकते हैं।
अगर हम y निकाल लेते हैं, इस y का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो यहाँ का मुझे भागफल मिल जाएगा, भाजक मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा, तो मुझे x पता चल जाएगा। इस तरह से जब x निकल जाएगा तो हम यहाँ x पुट करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो वो एक्चुअली वो संख्या क्या था वो हमें मिल जाएगा। हम ये नहीं बोले कि यहाँ आप एक ही मानिए, यहाँ आप दो मानिएगा तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन हम एक इसलिए मान रहे हैं कि ये सबसे छोटा संख्या हम माने और आसान हो। तो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 गुने 1 13 प्लस 8 तो हो जाएगा कितना 21। मतलब y का जो वैल्यू होगा वो 21 होगा। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट कर दिए 21। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 231 231 और प्लस 9 231 प्लस 9 मतलब 240। तो x का वैल्यू हो गया मेरा 240। अब 240 में 9 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 240 गुने 9 2160 और उसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2168। तो मेरा जो संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे थे वो आया मेरा 2168। अब क्वेश्चन में क्या है कि यदि उसके विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, मतलब अब 2161, अभी हम पीछे से आगे बढ़े हैं, अब फिर मुझे आगे से पीछे जाना है क्योंकि बोल रहा है कि अब क्रम को उलटना है। तो ठीक है, अब 2168 में हम भाग देते हैं सबसे पहले किससे, 13 से। 13 इकाई 13 8 6 13 6 78 8 8 13 6 78। अब मेरा भागफल आया 166। अब 166 में भाग देना है किससे, 11 से। 11 इकाई 11 5 6 56 और 11 5 55, एक यहाँ पे शेष, यहाँ पे 10 शेष। और अब आया मेरा ये 15। अब हम 15 में डिवाइड करते हैं किससे, 9 से। 9 इकाई 9। तो मेरा पूछ रहा है कि उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। शेष भी हमको उसी क्रम में देना है कि शेष पहले क्रम में, पहले जब भाग देंगे तो बचेगा 10, उसके बाद बचेगा 1, उसके बाद बचेगा 6। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये रेलवे 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या n को, मतलब वो कौन सा संख्या है, मान लेते हैं n है। तो किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। यदि 2n को 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, कोई संख्या n है जिसमें हम 4 से भाग दिए तो शेष 3 बचा, तो जरूर वो संख्या 4r प्लस 3 के रूप में रहा होगा। 4r प्लस 3 क्यों, क्योंकि 4 से भाग दिए, कुछ भागफल आया, उसके बाद शेषफल आया। अब बोल रहा है कि यदि 2n कर दिया है, 2n करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, तो बराबर के जब इस साइड मल्टीप्लाई किए तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4r प्लस 2 इंटू 3, तो मुझे यही संख्या मिला 8r प्लस 6। अब बोल रहा है जो मेरा संख्या 2n, ये भी 2n ही है, तो 2n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस संख्या को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस संख्या में जब 4 से भाग देंगे तो ये तो मेरा पूरा पूरा कट जाएगा, ये मेरा नहीं कटेगा। तो 6 में नहीं कटेगा तो हम 4 से भाग देके देख लेते हैं, तो 2 मेरा शेषफल बचेगा। तो इस क्वेश्चन, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जैसे वर्ग वाले बताए थे, वर्ग वाले में क्या बताए थे कि जो भी शेषफल पहले बचता है उसका वर्ग कर देते हैं, बाद में फिर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही करना है, यहाँ पे संख्या को दुगना कर दिया तो हम शेषफल को भी दुगना कर देंगे और उसमें जिससे बोल रहा है भाग देने के लिए हम भाग दे करके देख लेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो AAO के द्वारा पूछा गया था 2010 में, यह है 3 अंकों वाली कोई एक संख्या है जो है 4A3, लिख देते हैं 4A3 को दूसरी 3 अंक वाली संख्या जो है 984, इसमें ऐड करते हैं तो हमको 4 अंक वाली एक संख्या मिलता है 1 3 B और 7, ये संख्या मिलता है जो कि 11 से विभाज्य है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो 3A प्लस 4B का मान क्या होगा। ये संख्या 11 से विभाज्य है, इसका मतलब वो क्या हुआ, हमको वो इंडिकेट कर रहा है कि B का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि 11 से विभाज्यता का नियम मुझे पता है
कि एक एक छोड़ के जोड़ने के बाद, एक एक छोड़कर पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद जो दो संख्या मिलता है उसका अंतर अगर 11 से कट जाता है तो हम बोलते हैं पूरी संख्या कट जाएगा। तो एक एक छोड़ के जोड़िए, एक और बी, 1 प्लस बी, और इसको जोड़िए तो 7 और 3 10। एक तरफ आया 1 प्लस बी, एक तरफ आया 7 प्लस 3, इस दोनों का अंतर 11 से कटना चाहिए। तो इधर आया 7 3 10, 10 में अगर हम बी का वैल्यू ये है 1 प्लस, अगर हम इसको भी 10 बनाते, ये जैसे 10 है इसको भी हम 10 बनाते, तो दोनों का अंतर 0 हो जाएगा और 0 11 से कट जाएगा। इसका मतलब बी का वैल्यू जो होगा वो 9 होगा। इसके अलावा हम कुछ और बना सकते हैं क्या? 10 में हम कोई और चीज ऐसा घटा सकते हैं जो 11 से कट जाए। तो 10 11 से कटने वाला या तो 0 है नहीं तो 11 है, 10 के नजदीकी। तो यहाँ पे देखते हैं 10 में हमको 10 घटाना पड़ेगा, इसका मतलब बी का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन से साफ पता चल गया कि बी का वैल्यू जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 करना है। अब देखिए 4 और 3 हो 7, 8 में हम क्या जोड़ेंगे कि 9 यहाँ पे आएगा, हमें मिल गया है बी का वैल्यू 9। 8 में हम क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा भी बाहर नहीं लाना है, क्योंकि 9 और 4 13, यहाँ इस 13 लिखा हुआ है, इसका मतलब इधर से कुछ आया नहीं है। 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 3a प्लस 4b का मान क्या होगा, तो 3 इंटू a प्लस 4 इंटू बी का मान 9 हो गया, 9 चौके 36 और 3 39 इसका आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरह से ये जो दिया हुआ है 11 से विभाज्य हो, ये किस लिए दिया है, ये दिया है बी पता करने के लिए। जब हमें बी पता चल जाएगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो मेरा आया है लास्ट, इसमें हम इसको घटा देंगे तो ये संख्या ही मुझे निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 1 1 3 सॉरी 1 3 को मिटा देते हैं, संख्या क्या है 1 3, बी के जगह पे आया 9 7, इसमें हम माइनस कर देते हैं 9 8 4, तो क्या आता है 3, और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पे 13 में से 9 गया तो 4, 413, और ये संख्या 4a3 लिखा, मतलब a के जगह पर जरूर 1 होगा। तो इसी तरह से हम बी का वैल्यू और a का वैल्यू निकाल दिए और यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन और आज का भी अंतिम क्वेश्चन ये है कि 84,159 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो या 97 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जब भी समीपतम वाला क्वेश्चन रहे तो इसमें हम बताए थे कि पहले तो हम भाग देके शेषफल तक पहुंचते हैं, शेषफल पहुंचने के बाद हम ये चेक करते हैं कि जोड़ने वाला कम है या घटाने वाला कम है, जो छोटा रहता है वही मेरा आंसर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 84,159 में हम भाग दे रहे हैं 97 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 97 से भाग देते हैं तो ये 8 बार में लगेगा। 8 बार में आप भाग दे करके देख सकते हैं, जब 8 बार में हम लगाते हैं तो आता है 774, 8 7 776। 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ बचा 3, तो 13 में से 7 गया तो 6, और ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ से उतरा 5। अब लगेगा 6 बार में, जब 6 बार में लगाते हैं तो आता है 582, तो यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 3, और 15 में से 8 गया तो 7, ये कट जाएगा और ये उतरा 9। अब लगेगा 7 बार में, 7 बार में इसका आता है 6 7 9, ये हुआ 0, 13 में से 7 गया तो 6, और ये आया 60। ठीक है, अब ये देखिए मेरा शेषफल आया 60, शेष आया 60। अगर मुझे घटाना हो तो मुझे 60 घटाना पड़ेगा, लेकिन अगर जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, भाजक में पहले शेषफल को घटा देते हैं उसके बाद। तो अगर घटाना हो तो मुझे 60 घटाना पड़ेगा, और जोड़ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भाजक है उसमें हम शेषफल को घटा देंगे तो आएगा 37। तो अब देखिए घटाना हो तो हमें 60 घटाना पड़ेगा, जोड़ना हो तो 37 जोड़ना होगा। तो कौन छोटा है,
जोड़ने वाला छोटा है, इसका मतलब हम इसमें 37 ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर मिल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 84,159 प्लस 37। 9 7 16 के 6 बाकी 1 5 3 8 और 1 9 1 4, ये हो जाएगा इसका आंसर 84,100। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है नंबर सिस्टम का। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, और मेरे तरफ से तो जितने भी इसमें कठिन क्वेश्चन थे वो हम बता दिए, और जो एक दो क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं वो इसलिए क्योंकि जब तक हम कुछ और नहीं सीख लेते हैं तब तक उसको समझना मुश्किल है। ठीक है, तो हम अब अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।